एशिया टाइम्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। एक फ़िल्म आई थी, फ़िल्म अधिकार, जिसके कुछ बोल मुझे आज भी याद हैं। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं करण शंकर मनी हैं। करण शंकर मनी इसी खतूत पर काम कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। इनका एक एनजीओ है सांसें एनजीओ, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ स्टेट्स में लगातार उन तमाम लोगों के लिए काम कर रहा है, उन बच्चों के लिए काम कर रहा है, उन परिवारों के लिए काम कर रहा है। किसी ने उनकी हैंड होल्डिंग नहीं की, उनको ये हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको प्लेसमेंट तक की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। आप बैंकर रहे हैं, एक ज़माने तक बैंक की नौकरी की, वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। इतने सारे काम करते हुए समाज का एक बड़ा काम कर रहे हैं। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना सारा काम, जैसा कि मैंने जो मुझे जानकारी आपके बारे में है कि आप बैंकर रहे 12 साल तक, उसके बाद आपने अपने एनजीओ को एक्टिव किया, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, इतने सारे लोगों को आप इस तरह का ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कौशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें कब और कैसे आपके जहन में आई और ये सारी चीज़ें आप कैसे कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका सवाल बहुत बड़ा है। मैं आपको ऐसा लग रहा है कि एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने सबको इंसान के रूप में इसलिए भेजा है कि आप किसी और के काम आ सकें जी। और जो मेरी सामर्थ्य है, जो मेरा योग्यता है, मैं उसके अनुसार कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ करूँ। 12 साल बैंकर रहा, फिर उसके बाद अपना एनजीओ नौकरी छोड़ने के बाद सांसें के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं 12 साल बैंकर जो रहा, अंदर से एक भूख थी कि मुझे समाज के लिए करना है, देश के लिए करना है, और शायद वो नौकरी करके वो काम किया नहीं जा सकता था जी। लेकिन उस निर्णय को लेने में, उस डिसीजन को लेने में 12 साल लग गए जी। और पहले करना था, लेकिन ईश्वर की जब इच्छा होती है तभी आप कुछ कर पाते हैं। तो सब ऊपर वाला आदेश करता है, हम लोग बस करते हैं। आप भी कर रहे हैं समाज के लिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। मुझे बताइए कि सांसें है क्या, इसका कयाम, इसका संगठन, इसका गठन कब हुआ था? सांसें तो शॉर्ट फॉर्म है इसका। हमारे एनजीओ का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट जी। 2008 में ये बनारस, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, वहाँ से रजिस्टर्ड है और हम लोग भारत के अलग अलग जगहों पे भी काम कर रहे हैं। 2016 में जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, जिस प्लेटफॉर्म के तहत मैं लोगों तक पहुंच सकूं, उनको मदद कर सकूं। जी। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, अन्य जगहों पे अलग अलग माध्यम से सरकार की अलग योजनाओं को लेके उन लोगों तक पहुंच रहा है। कौन कौन सी योजनाओं पे ख़ास तौर से आपने अब तक ध्यान दिया है और उसके नतीजे क्या रहे हैं गुज़श्ता 2016 से, अगर अब तक की बात करूं तो? असलम साहब, सबसे मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा भारत जो है, लोग बोलते हैं कि हमारे देश की आबादी इसके मतलब इसका बाधा ना होने का, इसका डेवलप नहीं होने का कारण है। जी। मैं ऐसा मानता हूं कि आबादी हमारा सबसे प्लस पॉइंट है, हमारी ताकत है जी। और मुझे इस बात को आपको शेयर करने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा देश सबसे नौजवान देश है। बिल्कुल। नौजवान इसलिए है कि हमारी जो देश की 60% से लगभग उससे अधिक की आबादी जो है वो 25 से 35 साल के बीच की है। जी। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा देश एक नौजवान देश है, जो कि हमारी ताकत है। अगर हम युवाओं को उनके अनुसार, उनके कैपेबिलिटी के अनुसार, उनकी सामर्थ्य और उनकी क्षमता के अनुसार सही तरह से ट्रेंड करें, उनको रोजगार दिलाएं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत आने वाले समय में, जो हमारे महापुरुषों का सपना भी था कि विश्व का गुरु बने, उसको कोई रोक नहीं सकता। कौन कौन से मैदान हैं जो आपका जो सांसें एनजीओ है, ख़ास तौर से जैसा कि आपने कई स्टेट का जिक्र किया, वहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं और उन प्रोजेक्ट में जिन लोगों को आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका जो सिलेक्शन है, क्राइटेरिया आपका रखते हैं, कैसे, किस तरह की सोसाइटी के नौजवान बच्चों को आप उठा रहे हैं? 2016 में जब मैंने नौकरी छोड़ी और मैंने जब सांसें को ज्वाइन किया, तो उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना था। 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री जी का ये सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम भारत के युवाओं को कौशल बनाएं।
अपने देश को कौशल की राजधानी बनाएं। बिल्कुल। क्योंकि इस पूरे विश्व में सबसे अधिक युवाओं की आबादी हमारे देश में है। तो उन्होंने एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके वो उस समय 2015 में लॉन्च किया, और इस उद्देश्य से लॉन्च किया कि हम अपने देश में युवाओं को ऐसा हुनर देंगे कि आने वाले समय में विश्व में भारत कौशल राजधानी के रूप में जाना जाएगा। तो उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक कार्यक्रम लाया, जिसमें अलग अलग सेक्टर में लगभग 40 सेक्टर थे, जो भी सेक्टर स्किल काउंसिल सरकार ने तैयार किया है। अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनके योग्यता के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार उस विषयों पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको अलग अलग सेक्टर में रोजगार भी दिया जाता है। तो उसी संदर्भ में हमने भारत में असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्यों में अपना सेंटर खोला। किस तरह का सेंटर खोला आपने? ये स्किल डेवलपमेंट का सेंटर है। क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पर? जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 40 सेक्टर हैं, लगभग 400 से अधिक तरह के कोर्सेज हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूँ, जैसे हमने असम में महिलाओं के लिए, अपने बहन बेटियों के लिए जो सेंटर खोला, वो इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन ऑपरेटर का जॉब रोल था। अच्छा। हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग दी। उसमें हम लोग सिलाई मशीन से संबंधित, जिससे वो हुनर लेने के बाद अपने अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनको नौकरी मिल जाए, उस तरह का ट्रेनिंग दिया। 4-5 महीने की ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेसमेंट दिया जाता है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, खाना ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि आप जहाँ से आई हैं वहाँ का खाना भी डिफरेंट था। हो सकता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, मौसम ठीक नहीं लगेगा, काम करने का रूटीन ठीक नहीं लगेगा। लेकिन आप इन सब परेशानियों पे आप अगर मजबूत हो गई ना, मजबूती से खड़ा हो गई इन परेशानियों के सामने, तो आप विश्वास कीजिए जो आप सपने सोच के लेके आई हैं वो सारे पूरे होंगे। और उन सबको मदद करेंगे हम लोग जो जितने लोग बैठे हैं ना, आपके सपनों को पूरा करने में अपने पूरी ईमानदारी से मदद करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ का प्रोसेस, यहाँ का नियम कानून, यहाँ का रंग ढंग, इसमें अपने आप को ढलना पड़ेगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो सब अच्छा करेंगे। प्लेसमेंट तक की आप उनकी रहनुमाई करते हैं? प्लेसमेंट तक ही रहनुमाई नहीं करती हैं, हम ये भी इंश्योर करते हैं कि वो प्लेसमेंट लगभग 1 साल उनकी हम लोग पूरी ट्रैकिंग करते हैं कि वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो ठीक से है नहीं है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरा मतलब 1 साल का पूरा इनका ग्राफ बनता है। ट्रेनिंग लेने से लेकर 1 साल तक हम लोग उनकी पूरी ट्रैकिंग करते हैं, और ट्रैकिंग के दौरान उनको ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। मुझे बताएं कि कितने ऐसी बच्चियों को, लड़कियों को आप ट्रेंड कर चुके हैं? अगर मैं 2016 से लेके अभी तक बताऊं तो हम लोगों ने लगभग 10,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दे दिया है। और मुझे इस बात को करने में बहुत खुशी हो रही है कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग लगभग इस 2000, क्योंकि 2 साल कोरोना का समय रहा, फिर भी हमने उस कोरोना के समय में भी लगभग 200 लड़कियों को, महिलाओं को, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े थे, असम की बहनों को हमने अलग अलग कंपनियों में नौकरी दिलवाया। ये जो ट्रेनिंग के लिए जिन बच्चों को आप चुनते हैं, जिन बच्चियों को चुनते हैं, अपने सेंटर लाते हैं, उनकी आप हर तरह से उनकी मदद करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, वो समाज के किस तबके से उठाते हैं और क्या कोई क्राइटेरिया भी आप रखते हैं? देखिए, सरकार की ये सोच है कि समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको सरकार की योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रोग्राम है जो हम लोग असम और उत्तराखंड में कर रहे हैं। उसमें पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के तहत हमने समाज के उन व्यक्तियों को ट्रेनिंग दिया जो बीपीएल कैटेगरी के थे, जो बिल्कुल गरीब थे, जो किसी भी कारण उन्होंने अपना पढ़ाई ड्रॉप आउट कर दिया, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण या किसी और कारण उन्होंने अपना पढ़ाई ड्रॉप आउट कर दिया। सरकार की ये सोच है कि हम युवाओं को उनके रुचि के अनुसार ऐसा हुनर उनके अंदर डाल दें वो खुद पे अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। और इसी सोच के अनुसार सरकार ने अलग अलग स्कीम के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक स्कीम है पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, उस स्कीम के माध्यम से लगभग आसाम की 200 बहनों को, वैसी बहनों को जिनके घर में ठीक से खाने को नहीं था, जिनके घर में ठीक से उनका छत नहीं था, आज वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं और खुद के बदौलत उनकी खुद की आइडेंटिटी है। मुझे बताइए कि ये जो काम है वाकई में बड़ा अहम काम है और इसको करने के लिए बड़ा दिल चाहिए।
क्योंकि कई तरह के चैलेंजेस हैं, लड़कियों को ट्रेनिंग देना है, उन्हें प्लेसमेंट कराना है, सोसाइटी का भी एक तरह से दबाव आप पर भी आता होगा कि आप सेंटर चला रहे हैं, और चैलेंजेस क्या रहे? कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आपको क्या क्या चैलेंजेस रहे। अभी जो सबसे अधिक मुझे चैलेंज ये आया कि लोगों को ये विश्वास ही नहीं था कि सरकार उनके लिए ऐसा कर रही है। उनको ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं देना है, उनको ट्रेनिंग के दौरान रहने का कोई पैसा नहीं देना है, उनको ट्रेनिंग लेने के बाद उनको नौकरी सचमुच मिल जाएगी, ये लोगों को विश्वास नहीं था। जब हम ग्राउंड पे गए, उसमें सरकार ने भी बहुत सहयोग किया, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सहयोग किया। जब हमने ग्राउंड पे गए और हमको बताया कि इस तरह की योजना है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगा, आपका जो रेसिडेंशियल फैसिलिटी सब हम लोग आपको देंगे, आपको ड्रेस देंगे, कोर जॉब के साथ साथ जैसे इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन ऑपरेटर का जॉब रोल है, सिलाई मशीन का जॉब रोल है, उसके साथ साथ आपको पर्सनालिटी भी डेवलप किया जाएगा, आपको अंग्रेजी सिखाया जाएगा, जी जी जी, आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, ये सब कुछ फ्री होगा। तो ये विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल काम जी, था। बिल्कुल सही और मैं असम की सरकार को और अदर स्टेट के सरकार को, वहाँ के आजीविका मिशन को, वहाँ के ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबने एक टीम वर्क की तरह काम किया, और मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से मैंने नौकरी छोड़ा था वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। युवाओं को पढ़ते वक्त अगर मैं कहूँगा, अपने युवाओं को अपने पढ़ा है तो क्या दुश्वारियाँ हैं, उनके अंदर क्या हेजिटेशन है जिसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और आकर के हर आदमी नौकरी मांग रहा है, वो नौकरी देने वाला बन सकता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अख्तियार कर सकता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं कि उनको किस तरह से उनको निकाला जा सकता है? मेरा ऐसा मानना है कि अब ब्रीडिंग कैसी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो हम लोग शुरू से घर से, परिवार से, मोहल्लों से, गांव से, समाज से उसको ये शुरू से ही इस पे प्रेशर होता है, तुमको नौकरी करना है, तुमको नौकरी करना है जी। तो वो उसका जो जब जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके दिमाग में केवल यही रहता है कि हमको नौकरी करना है। उसको कोई नहीं बताता तुम मालिक भी बन सकते हो। ये जो योजनाएं हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उसका उद्देश्य यही है हम उसके अंदर के बच्चों के अंदर के हुनर को पहचान सकें। ठीक है। हो सकता है कि जो अच्छा फुटबॉलर हो वो एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता, ठीक है, वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, एक अच्छा इंजीनियर एक बहुत अच्छा गाना नहीं गा सकता। तो सरकार की ये इस तरह के जो कार्यक्रम हैं ये इसीलिए हैं कि हम अपने युवाओं के हुनर को पहचान सकें। ठीक है। और उनको रुचि के अनुसार उसी क्षेत्र में उनको हम एंटरप्रेन्योर बनाएं, उनको ऐसी ताकत दें ट्रेनिंग के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, कि वो खुद की ताकत को पहचान सकें और ये जो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। पर आप काम कर रहे हैं ज़मीन पे जा कर के कि हिंदुस्तान एक दिन विश्व गुरु बने, डेवलप्ड कंट्री की फहरिस्त में आए। अभी आपका जो तजर्बा है, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ट्रेंड देख रहे हैं युवाओं में, सरकारों का जो काम करने का तरीका है, उनमें क्या कोई तारतम्य आपको दिख पा रहा है कि आने वाले 10-20 साल के अंदर हम ये कह सकें कि हाँ हम वहाँ से वहाँ पहुँच रहे हैं और उसके आज हमने एक कोई बुनियाद रख दी है जिसकी वजह पर हम वहाँ पहुँच सकते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि वो वैसा ट्रेंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ। अगर आप भी 15 से 20 साल पहले चले जाइए जी जी, तो 20 साल पहले मोबाइल युग नहीं था। हाँ। वो कम्युनिकेशन नहीं था, हम लोग किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर, वो सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज का जो बच्चा पैदा होता है, जो 20 साल जब हम लोग अपने स्कूलिंग एज में रहे, वो बहुत अंतर है। हम लोग धीरे धीरे उस लेवल तक जा रहे हैं। आज हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं जी। आज आप सुनते होंगे फलाना इंग्लैंड से पढ़ के आया और उसने अपना किसी एग्रीकल्चर काम शुरू कर। जी बिल्कुल सही है। इस तरह की घटनाएं बहुत सुनने को बिल्कुल हो रही हैं। ये सब संकेत है कि देखिए हमारी जो ताकत थी, हमारी ताकत क्या थी? हमारी ताकत थी जब वहाँ से जब रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, अब पुराने समय को देखते हैं तो हम चाणक्य के वंशज हैं, हम गौतम बुद्ध के वंशज हैं, हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, हम पैगंबर साहब हमारे देश में आए। तो जो हमारा देश का जो इतिहास रहा है बहुत गौरवशाली रहा है। अशोक आए हमारे साथ जी जी। तो हम विश्व गुरु हैं, हमें अपनी ताकत को बस पहचानने की ज़रूरत है और उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है। हम लोगों को भी धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी होगी कि हम लोग नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाला बन सकते हैं और ये ताकत हमारे पास जी।
ये बात बार बार कही जा रही है कि हिंदुस्तान 2020 से 2030 के दरमियान जो पहुंच रहा है, ये पूरी एक दहाई एंटरप्रेन्योरशिप की दहाई है, उद्यमी बनने की दहाई होगी और हिंदुस्तान इस मैदान में बहुत तेज़ी के साथ उभर रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरकार की स्कीमें इसी बात की सबूत हैं कि यहाँ तक ले जाई जा रही हैं। लेकिन इस साथ साथ आप एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते एक चीज़ ये भी देखते होंगे कि कुछ मामलों में समाज के अंदर एक तरह से डिस्टर्बेंस भी बीच बीच में सोशल डिस्टर्बेंस पैदा होता रहता है, जिसको लेकर के बड़ी बातें होती हैं। सियासत होती है, सियासत करने वाले सियासत करते हैं और अलग अलग तरह से उसकी परिभाषा दी जाती है। आप इसे किस तरह से, हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा? उसके बगैर तो, शांति के बगैर तो मुमकिन नहीं है डेवलपमेंट है। शांति और डेवलपमेंट एक दूसरे का पर्याय है, पर्यायवाची है। तो जब तक दोनों नहीं साथ आएंगे तब तक डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकेंगे। देखिए, आपने दो सवाल किए। एक तो आपने बताया कि शांति और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के अनुनाश्रय संबंध है, जब तक वो होगा नहीं तब तक होगा नहीं। दूसरा आपने बताया कि इंटरप्रेन्योर्स की तरफ कैसे हम लोग बढ़ेंगे। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो आज़ादी के इतने सालों के बाद किसी सरकार ने ये नहीं सोचा, न इसी तरह का ना कोई टीम था, ना कोई मंत्रालय था। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक मंत्रालय बनाया, अलग से मंत्रालय बनाया, बिल्कुल, जो कि जिसका बहुत अहम जिम्मेवारी थी। तो 2014 के बाद उसने लिया और उसी के तहत आज एक अलग डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को देखता है। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ने सोचना शुरू कर दिया, उसका रिजल्ट जमीन पर दिख रहा है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, जब भगवान बुद्ध पहले एक राजा थे, जानते हैं, सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बने। विवेकानंद जी भी अपने परिवार के किसी का बेटा थे, बिल्कुल थे। गुरु गोविंद सिंह भी किसी परिवार से आते थे। जी जी जी। तो जब भी आप बड़े उद्देश्य को लेकर आगे चलेंगे तो बाधाएं आएंगी। आपका आत्मबल कितना बड़ा है, आपकी विल पावर अंदर से कितनी बड़ी है, तो जब इस तरह का सोच लेके चलते हैं तो ये सब छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। ऐसा नहीं कि आगे नहीं आएंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा देश उससे बहुत बड़ा है और ये सब छोटी मोटी चीज़ें उसके आगे नगण्य हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती गुफ्तगू की। आज हम बात कर रहे थे करण शंकर मनी जी से, जो आप बता रहे हैं कि बाधाएं आपकी और मेरी ज़िंदगी में लगातार आएंगी और आती रहेंगी, लेकिन हमें और आपको आगे बढ़ते रहना है और देश को आगे बढ़ाना है। हम मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा, हमारा परिवार मजबूत होगा, इसी तरह से डेवलपमेंट होगा। और जो भी मौके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीमों की शक्ल में हमारे आपके सामने आते हैं, NGOs की शक्ल में आप तक पहुंचते हैं, तो आपको उसका वेलकम करना चाहिए, उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए और जहां कहीं आप हैं उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ख़ुद को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। सरकार की स्कीमें, आपकी स्कीमें हैं, आपके पैसे और आपके टैक्स के ज़रिए से चलाई जाने वाली स्कीमें हैं। आपको और मुझे ख्याल रखना होगा कि वो स्कीमें ज़ाया न जाए, बर्बाद ना होने पाएँ। बहुत शुक्रिया।